कैसे पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा है। पाकिस्तान की संसद ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को असीमित शक्तियां दे दी, उन्हें पाकिस्तान का नया खलीफा बना दिया है। लेकिन ये शक्तियां क्या उन्हें शहबाज सरकार ने दी हैं या फिर इसका आदेश 11,000 किलोमीटर दूर व्हाइट हाउस से आया है? क्योंकि जैसे ही मुनीर को शक्ति मिली, उन्होंने जंग का राग गलापना शुरू कर दिया है। खबरों की माने तो मुनीर अब अफगान तालिबान से सीधी जंग लड़ने का मन बना रहे हैं। लेकिन ये जंग पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि उस बगराम एयरबेस के लिए है जिसे पाने की ख्वाहिश ट्रंप पिछले कई सालों से कर रहे हैं। आखिर मुनीर को मिली शक्ति कैसे बगराम हड़पने की नीति है, आइए इस रिपोर्ट में दिखाता हूं आपको। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली ने डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2026 में संशोधन को मंजूरी दे दी, जिससे मुनीर को असीमित शक्तियां मिल गई हैं। मुनीर अब तीनों सेनाओं के सर्वे सर्वा बना दिए गए हैं। साथ ही परमाणु हथियारों के संचालन और रणनीतिक नियंत्रण का मुख्य अधिकार व्यावहारिक रूप से उनके हाथ में आ गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मुनीर को असीमित ताकत देने के पीछे कौन है? क्या मुनीर को पाकिस्तान का सुपर बॉस बनाने के पीछे ट्रंप का हाथ है कि विदेशी दुश्मन ताकतें बलूचिस्तान को अस्थिर करने के लिए आतंकी समूहों का इस्तेमाल कर रही है? मुनीर अफगान तालिबान से जंग छेड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके लिए आतंक का नैरेटिव सेट किया जा रहा है ताकि अफगानिस्तान पर हमले को आतंक के खिलाफ हमला करार दिया जा सके। उसके बाद बगराम पर कब्जा कर उसे अमेरिका को सौंपने की प्लानिंग है। ईरान की पश्चिमी सीमा पर अमेरिका की सीधी पहुंच हो जाएगी। ईरान के पश्चिमी ठिकानों पर हवाई हमला करना आसान हो जाएगा। वहीं बगराम एयरबेस चीन के शिनजियांग प्रांत और उसके परमाणु हथियार उत्पादन व अनुसंधान केंद्रों से केवल कुछ 100 मील पर स्थित है। ऐसे में चीन पर निगरानी और उसकी सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ये एयरबेस अहम हो जाता है। वहीं सी पैक प्रोजेक्ट पर रणनीतिक बढ़त अमेरिका को मिल जाएगी। ईरान एक लंबे समय तक चुनौती देने को तैयार है अमेरिका को, तो अमेरिका की मजबूरी है कि उसे बगराम एयरबेस चाहिए और इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने आसिम मुनीर को बैक किया और उन्हें सैन्य सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया। लेकिन मेरा ये कहना है कि भले ही आसिम मुनीर पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष हो, लेकिन वो अमेरिका के एक मामूली सैनिक के तौर पर काम कर रहे हैं, जो राष्ट्रपति ट्रंप के कठपुतली के तरह उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की संप्रभुता के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ट्रंप को बगराम की चाहत है, न सिर्फ चाहत बल्कि आज के ताजा हालात में जरूरत भी। यही वजह है कि ट्रंप ने अपने प्यादे मुनीर को तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए एक्टिवेट कर दिया है। लेकिन तालिबान सरकार का साफ कहना है कि बगराम तो दूर, वो अपनी 1 इंच जमीन भी अमेरिका को नहीं देंगे। आखिर ट्रंप के बगराम प्लान पर संकट के बादल क्यों और कैसे मंडरा रहे हैं, अब आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। साल 2001 से 2021 तक अफगानिस्तान में कुल 2,459 अमेरिकी सैनिक मारे गए, जिनमें से 1,922 सैनिक सीधे तालिबानी लड़ाकों से हमले में मारे गए। वहीं 20,000 से ज्यादा सैनिक इस दौरान घायल हुए और फिर 26 अगस्त 2021 को अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। 2020 में ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप प्रशासन ने तालिबान के साथ दोहा समझौते पर हस्ताक्षर किए। साल 2021 में तालिबान ने अपनी जमीन मजबूत कर ली और फिर अमेरिका ने अफगानिस्तान की जमीन को खाली कर दिया। ट्रंप मुनीर के सहारे अफगानिस्तान को जंग की आग में धकेलकर उसे कमजोर करना चाहते हैं, ताकि पाकिस्तान से जंग खत्म करने के एवज में बगराम एयरबेस का सौदा उनके साथ किया जा सके। ट्रंप ईरान के एटमी कार्यक्रम को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं। अब ईरान के परमाणु सपने को साकार करने के लिए जिनपिंग सामने आ गए। जिनपिंग को पुतिन का भी साथ मिल गया है। दोनों ने मिलकर ट्रंप को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसाना शुरू कर दिया है जिसकी वजह से ट्रंप को ईरान के एटमी कार्यक्रम को खत्म करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ सकता है।
6 महीने से चल रही जंग के बाद भी ईरान अपने एटमी मिशन को रोकने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप की मुश्किलें सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ही नहीं, बल्कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी बढ़ाना शुरू कर दिया है। जिनपिंग ने जो नई मुहिम लॉन्च की है वो ईरान को एटमी हथियार बनाने का मौका कैसे दे सकता है, यह हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर चीन का नया अभियान क्या है, उसके अभियान के टारगेट कौन से देश आ रहे हैं। जिस तरह से अमेरिका ईरान के यूरेनियम और प्लूटोनियम पर सवाल उठा रहा है, उसी तरह से चीन ने जापान के प्लूटोनियम भंडार को विश्व के लिए विनाशकारी बता दिया है। टोक्यो अपने परमाणु हथियार बनाने का फैसला करता है तो पूर्वोत्तर एशिया में रणनीतिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा और इस इलाके में किसी भी समय परमाणु हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है। जापान का दक्षिणपंथी खेमा परमाणु नीति के मुद्दों पर ये 3 सिद्धांत हैं: परमाणु हथियार न रखना, परमाणु हथियार न बनाना, जापान के क्षेत्र में परमाणु हथियार न आने देना। जापान के पास लगभग 44 से 45 टन प्लूटोनियम मौजूद है। दुनिया के किसी भी गैर परमाणु हथियार वाले देश के पास इतना प्लूटोनियम नहीं है। जापान ने दशकों पहले अपने परमाणु बिजली घरों के लिए इस्तेमाल किए गए ईंधन की रीप्रोसेसिंग करने की नीति अपनाई थी ताकि उससे प्लूटोनियम निकालकर दोबारा बिजली बनाई जा सके। जापान के पास जो 45 टन प्लूटोनियम है, उससे वो 5500 एटम बम बना सकता है। चीन और रूस जापान के एटमी महत्वाकांक्षा को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं, उसके पीछे दोनों देशों की सोची समझी रणनीति है। जापान अमेरिका का सहयोगी देश है। अगर चीन और रूस के विरोध के बाद भी अमेरिका जापान को नहीं रोकता है तो एक तरफ से ईरान को भी परमाणु संपन्न बनने का लाइसेंस मिल जाएगा। और जापान कितने एटमी हथियार बना सकता है, हमने आपको इसकी एक रिपोर्ट दिखाई, लेकिन ईरान के पास जो परमाणु क्षमता है वो जापान से कम है। बावजूद इसके ट्रंप ईरान के परमाणु मिशन को समाप्त करने में जुटे हैं, लेकिन अब चीन ने ट्रंप को नए ट्रैप में फंसाना शुरू कर दिया है। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक अभी ईरान के पास 60% तक संवर्धित यूरेनियम है। एटम बम बनाने के लिए 90% तक संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है। ईरान के पास इतनी क्षमता है कि वो 7 दिनों में ही यूरेनियम का संवर्धन 90% तक कर सकता है। अगर ईरान अभी मौजूद संवर्धित यूरेनियम को 90% तक रिफाइन कर ले तो वो 11 एटम बम बना सकता है। यूरेनियम संवर्धन में सबसे ज्यादा समय 60% तक करने में लगता है और इसके बाद यूरेनियम का संवर्धन बहुत आसान हो जाता है। 60% के बाद 90% तक यूरेनियम संवर्धन बहुत तेजी से होता है और यही वजह है कि IAEA का मानना है कि ईरान 1 हफ्ते में ही इस संवर्धन के इस लेवल को हासिल कर सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ इकोनॉमिक D-Day प्लान का ऐलान किया है, जिसके केंद्र में इतने कड़े प्रतिबंधों का दावा था जो आज तक ईरान पर नहीं लगे। लेकिन ट्रंप का आर्थिक D-Day प्लान विफल हो सकता है, क्योंकि मुस्तफा ने ट्रंप के खिलाफ ऐसा आर्थिक चक्रव्यूह रचा है जिसमें फंसकर ट्रंप सिर्फ ईरान के फ्रंट पर ही नहीं हारेंगे, बल्कि अमेरिका में होने वाले मध्यावधि चुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। क्या है मुस्तफा का यह प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। डर मागा वोटर्स के छिटकने का, डर अमेरिकी सत्ता पर पकड़ कमजोर होने का, डर नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव में हार का। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति एक ऐसा भ्रम पैदा करने की कोशिश में हैं जिसके जरिए वो अपने समर्थकों को यकीन दिला सकें कि हॉर्मुज ईरान जंग की ट्रॉफी है। मुश्तबा नवंबर 2026 तक संघर्ष जारी रखना चाहते हैं ताकि डोनाल्ड ट्रंप को आर्थिक फ्रंट पर फंसाया जा सके। इस दौरान उनकी कोशिश हॉर्मुज के वैकल्पिक मार्गों को ब्लॉक करना होगा ताकि खाड़ी से तेल की सप्लाई शून्य पर आ जाए। ईरान कामयाब हुआ तो अमेरिका सहित दुनिया भर में तेल के दाम रिकॉर्ड तोड़ देंगे। कच्चे तेल की सप्लाई बंद हुई तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी। तेल की कीमतें बढ़ी तो महंगाई दर आसमान छूने लगेगी, जिससे मतदाता ट्रंप और रिपब्लिकन नेताओं के खिलाफ हो जाएंगे और मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की जीत की उम्मीदें सबसे निचले पायदान पर होंगी। ईरान के खिलाफ घोषित इकोनॉमिक D-Day को चीन ने खारिज कर दिया है। चीन ने साफ साफ कहा है कि वो अमेरिका के एक तरफा प्रतिबंध को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि इसका अंतर्राष्ट्रीय कानून या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोई आधार नहीं है। यूरोपीय संघ ने ईरान पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की थी,
ईयू में शामिल कई देशों ने इसे स्वीकार कर लिया है, लेकिन जॉर्जिया ने ईयू के नए प्रतिबंधों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। जॉर्जिया ने प्रतिबंध उसके राष्ट्रीय हित में नहीं होना बताया है। 14 साल पहले इतिहास के सबसे कठोर प्रतिबंध लगे जो नाकाम रहे। 8 साल पहले अधिकतम दबाव डाला गया जो नाकाम रहा। 5 महीने पहले बिना शर्त आत्मसमर्पण की धमकी देकर डराया गया, यह भी नाकाम रहा। आज अब तक का सबसे विनाशकारी आर्थिक अभियान शुरू हुआ है, इसका भी नाकाम होना तय है। और मॉस्को में एफएसबी के पूर्व मेजर जनरल इगोर लापतेव अपने घर में मृत पाए गए। उनके सिर में गोली लगी थी। शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या माना गया, लेकिन खुफिया एजेंसियों की एंट्री से कई राज अब खुलने लगे। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आत्महत्या नहीं है भाई साहब, बल्कि इसके पीछे यूक्रेन के सीक्रेट एजेंट हो सकते हैं। ताजा मामला रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी के रिटायर्ड मेजर जनरल इगोर लापतेव का है। 83 साल के लापतेव मॉस्को के अपने अपार्टमेंट में मृत मिले। सिर में गोली लगी थी। रूसी मीडिया इसे शुरुआती तौर पर आत्महत्या बता रहा है, लेकिन इसकी परिस्थितियों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रूसी खुफिया एजेंसी को शक है इसके पीछे यूक्रेन हो सकता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि 2022 से लेकर अब तक 11 वरिष्ठ रूसी सैन्य कमांडर मारे जा चुके हैं जो यूक्रेन युद्ध की रणनीति से जुड़े रहे हैं। 17 दिसंबर 2024 लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव मॉस्को में अपार्टमेंट के बाहर इलेक्ट्रिक स्कूटर में छिपा बम फटा। किरिलोव और उनके सहयोगी मारे गए। यूक्रेन के एसबीओ ने इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी ली थी। 25 अप्रैल 2025 लेफ्टिनेंट जनरल यारोस्लाव मोस्कालिक मॉस्को के पास बाला शिखा में कार बम से मौत। रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया था। बाद में जेलेंस्की ने फॉरेन इंटेलिजेंस यूनिट की तारीफ भी की थी। 22 दिसंबर 2025 लेफ्टिनेंट जनरल पानिल सर्वारोव दक्षिणी मॉस्को में उनकी कार के नीचे बम लगाया गया। धमाका हुआ और सर्वारोव मारे गए। रूसी जांच एजेंसी ने यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों की संभावित भूमिका को जांच में शामिल किया था।